हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी। ये एमसीक्यूज होंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 7th अमेंडमेंट को, ऑप्शन बी है 42nd अमेंडमेंट को, ऑप्शन सी है 44th अमेंडमेंट को, ऑप्शन डी है 73rd अमेंडमेंट को। तो इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, उसको कहा गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट में प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल में जोड़े गए थे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में हैं। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। तो ये जो कुछ चेंजेस हुए थे, इसलिए इस को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर केशवानंद भारती जजमेंट केम दैट emphasized the basic structure of the constitution and the basic structure of the constitution cannot be amended under article 368। तो किस साल में केशवानंद भारती जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते? तो ये ऑप्शन फर्स्ट है 1971 में आया था, ऑप्शन सेकंड है 1972 में, ऑप्शन थर्ड है 1973 में, ऑप्शन फोर्थ है 1974 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1973 में। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 का केशवानंद भारती केस है, जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरल एज क्वासी फेडरल। किसने डिस्क्राइब किया था इंडियन फेडरल जो है वो क्वासी फेडरल है? ऑप्शन ए है केसी वियरे ने, ऑप्शन बी है मॉरिस जोन्स ने, ऑप्शन सी है ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग्स। तो इसका राइट आंसर है केसी वियरे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वासी फेडरल का क्या मतलब है? क्वासी फेडरल का क्या मतलब है? क्वासी फेडरल refers to a system of government that has elements of both federalism and unitarian, जिसमें दोनों एलिमेंट्स हो, फेडरलिज्म के और यूनिटेरियन के, उसको कहा जाता है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल में जो है पावर्स का डिवीजन किया जाता है और जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या था? केसी वियरे ने कहा था कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज ए फेडरेशन विद ए
सेंट्रलाइज टेंडेंसी। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है केसी वियरे ने, मॉरिस जोन्स ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने और द आइवर जेनिंग्स ने। तो ये किसने कहा था? ये आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who described Indian federalism as bargaining federalism? ये किसने डिस्क्राइब किया था कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है? ऑप्शन ए है केसी वियरे ने, बी है मॉरिस जोन्स ने, सी है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, डी है आइवर जेनिंग्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? मॉरिस जोन्स ने। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या होता है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म रेफर्स टू ए कंसेप्ट विद इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता है, ये कंसेप्ट किस में होता है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल स्टेट या प्रोविंस बोल सकते हो इंगेज इन नेगोशिएशन, जहां पे उनके बीच नेगोशिएशन होती रहती है, और बार्गेनिंग प्रोसेसेस टू एलोकेट पावर्स, और उनके बीच खींचतान चलती रहती है पावर्स के बीच। तो उसको क्या किसने कहा था? ये मॉरिस जोन्स ने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। नेक्स्ट है हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ऑप्शन ए है केसी वियरे ने, ऑप्शन बी है मॉरिस जोन्स ने, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट या प्रोविंस की में जो गवर्नमेंट होती है वो कोऑपरेट एक दूसरे के साथ करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा सही डिस्क्राइब करता है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को? तो ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ऑप्शन बी है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स, तो ऑप्शन सी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं, उस गवर्नमेंट को कहा जाता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अदर नेम फॉर द पार्लियामेंट सिस्टम? इनमें से कौन सा नाम नहीं है पार्लियामेंट सिस्टम का? तो वेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है, ऑप्शन ए है, डी है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये भी हमने पढ़ा है कि इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ऑप्शन सी है कैबिनेट गवर्नमेंट, ये भी कहा जाता है, ऑप्शन डी है अमेरिकन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अमेरिकन सिस्टम नहीं कहा जाता, पार्लियामेंट सिस्टम को अमेरिकन सिस्टम नहीं कहा जाता। हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि पार्लियामेंट सिस्टम को क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये 3 नाम हमने पढ़े थे, वेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और कैबिनेट गवर्नमेंट भी। तो इसका राइट आंसर जो था इनमें से किसको नहीं कहा जाता, तो वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन सिस्टम को नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए है 5 है, ऑप्शन बी है 6 है, ऑप्शन सी है 7 है, ऑप्शन डी है 9। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 6। पहले कितने हुआ करते थे? पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया गया है, तो एक जो फंडामेंटल राइट है वो
कम हो गया है। तो अब हमारे पास कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट बताए गए हैं? 6। ये 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये आर्टिकल 29 से 30 है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो तो हमने डिलीट कर दिया जो 31 आर्टिकल 31 में था। तो लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट का फीचर नहीं है? तो ऑप्शन ए है इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है इट इज जस्टिशिएबल इन नेचर, सी है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ऑप्शन डी है ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते नेशनल इमरजेंसी में, कुछ ही हैं जो फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड होते हैं नेशनल इमरजेंसी में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा फीचर नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। इट इज जस्टिशिएबल इन नेचर, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सीधा कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर इनको इंप्लीमेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी which of the following parts of the Indian Constitution is a novel feature of the Indian Constitution? इनमें से कौन सा पार्ट है जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन ए है प्रियम्बल, नहीं क्योंकि प्रियम्बल पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी, ऑप्शन डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये पार्ट किस में है? 4th में। तो इसको नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। डीपीएसपी क्या बताती हैं? इज फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है Which of the following is not a feature of DPSP? DPSP का कौन सा फीचर नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन ए है इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, क्या ये प्रमोट करता है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को? दूसरा है इट सीक्स टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन सी है इट इज नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ऑप्शन डी है इट इज द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू अप्लाई डीपीएसपी प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है, ये ड्यूटी पीपल की नहीं है, ये गवर्नमेंट की है कि टू अप्लाई डीपीएसपी प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। Next, in which case does the Supreme Court emphasized that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and the directive principle? तो ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस में कहा था, ऑप्शन बी है केशवानंदा भारती केस, ऑप्शन सी है मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल केस। तो इसका राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन डी मिनर्वा मिल केस जो 1980 में हुआ था। Most important MCQ. Which constitutional amendment act reduces the voting rights from 21 years to 18 years? तो ऑप्शन ए है 60 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th या 97th। तो इसका राइट आंसर है बी 61st। इसमें जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी इमरजेंसी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, डिजास्टर इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो इसका राइट आंसर क्या है? डिजास्टर इमरजेंसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है। नेशनल इमरजेंसी बताई गई है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी बताई गई है आर्टिकल 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में बताई गई है। तो इनमें से कौन सी नहीं बताई गई है? आर्टिकल डिजास्टर इमरजेंसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी मैंने बताया कि किस आर्टिकल में है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बताई गई है, वो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। स्टेट इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में बताई गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में बताई गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर ए डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? ये हम सभी क्वेश्चंस वहां पे भी करेंगे, नेशनल इमरजेंसी टॉपिक पे भी। तो इसका क्या मतलब है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर ए डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? इनमें से कौन सी चीज पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जाती? तो ऑप्शन ए है वॉर पे, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ऑप्शन सी है आर्म्ड रेबिलियन पे, ऑप्शन डी है इंटरनल एग्रेशन। तो नेशनल इमरजेंसी को कब नहीं किया जाता? इंटरनल एग्रेशन पे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन विच ग्राउंड स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल कैन बी डिक्लेयर्ड इन द स्टेट? कब स्टेट इमरजेंसी और या प्रेसिडेंशियल रूल को लगाया जाता है? पहला है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ओनली, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए उस वक्त। ऑप्शन बी है फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बोथ। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मशीनरी भी फेल हो जाए तब भी लगाते हैं, और दूसरा फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, अगर सेंटर के साथ आप कंप्लाई नहीं कर रहे तो फिर भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है Who said that the Indian Constitution is a liar paradise? तो ये किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने, एच के महेश्वरी ने, पीआर देशमुख ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सर आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ये कहां से डिराइव्ड है? ये यूपी पीएससी 2017 में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, द ऑस्ट्रेलियन
कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन सी है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, ऑप्शन डी है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये याद रख लेना, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से ए यूनियन ऑफ स्टेट्स को डिराइव्ड किया है भारत में। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।